नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। धर्म नगरी में मुख्यमंत्री हैं और कुरुक्षेत्र के ब्रह्मा सरोवर तट स्थित गौड़िया मठ में चल रहे 3 दिवसीय विश्व वैष्णव सम्मेलन समारोह के अंदर समापन पत्र के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गीता का कर्म संदेश आज की प्रासंगिक होने के साथ साथ देश की गौरवशाल विरासत है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के अंदर आए संतों का भी स्वागत और अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि तमाम लोगों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। उन्होंने शिक्षाएं और विरासत संभालने की जिम्मेदारी हमारी है और साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मठ मंदिर सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ सनातन संस्कृति के प्रचार केंद्र रहे और सनातन धर्म धारा ना रुकी है और ना ही रुकेगी। मुख्यमंत्री ने युवा पीढ़ी को संस्कृति का वाहक बताते हुए कहा कि युवाओं को मठ से जोड़ा जाना चाहिए और मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार संतों को विचार धारा जन जन तक पहुंचाने का प्रयासरत है। वहीं उन्होंने गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने की भी बात कही है। तो वहीं पर कुरुक्षेत्र के अंदर सीएम मनोहर लाल शुक्रवार को कुरुक्षेत्र सेक्टर 4 में स्थित शहीद डीएसपी सुरेंद्र कुमार माजू के निवास स्थान पर पहुंचे और सीएम मनोहर लाल ने शहीद डीएसपी सुरेंद्र कुमार की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही सीएम ने शहीद डीएसपी सुरेंद्र कुमार की धर्मपत्नी कौशल्या देवी और बेटे सिद्धार्थ के साथ भाई अशोक विश्नोई से दुख साझा किया है और इस दौरान विश्नोई समाज की तरफ से ओम प्रकाश विश्नोई, सरजीत विश्नोई सिंह और भगवान दास के साथ साथ आत्माराम और तमाम लोग वहां पर पहुंचे थे और इस दौरान सीएम मनोहर लाल के साथ साथ सांसद नायाब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। विधायक सुभाष सुधा और उपायुक्त मुकुल कुमार और पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भौरिया और एसडीएम अदिति और डीएसपी सुभाष चंद्र आदि तमाम गणमान्य लोग वहां पर पहुंचे हैं। इस खबर को लेकर हमारे साथ विनोद, हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, अगर बात की जाए, शहीद डीएसपी को नमन करते हुए नजर आए और वहां पर पहुंचकर उनके बेटे और उनकी पत्नी को भी इस बात का आश्वासन दिया है कि सरकार आपके साथ है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक जो कार्यक्रम था, जो गौड़िया मठ के जो गौड़िया मिशन के संस्थापक थे, उनका 150वें जन्मोत्सव के अवसर पर कुरुक्षेत्र के धर्म सरोवर पर पहुंचे थे, जो जहां पर राधा कृष्ण का वर्षों बाद मिलन हुआ था। ऐसे कार्यक्रम के तुरंत उपरांत मुख्यमंत्री कुरुक्षेत्र के सेक्टर 4 में स्थित जो डीएसपी सुरेंद्र मांझू जो शहीद हो गए थे मेवात के अंदर माइनिंग माफिया के साथ उसके शिकार हुए थे, और ऐसे में आज इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री पहुंचे और उन्होंने बकायदा उनके परिजनों से मिले और उनकी संवेदनाएं साझा की और उनके साथ विचार विमर्श किया और उनके साथ उनको एक तरह से सांत्वना दी कि जो हरियाणा सरकार है वो उनके परिवार की भांति उनके साथ है और उनके हर तरह से उनके साथ खड़ी रहेगी और किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो वो उनका पूरा साथ देगी। बिल्कुल, और साथ ही साथ ये एक बड़ी बात है, अगर डीएसपी की इस तरह से जो शहादत होती है उसको लेकर नमन करते हुए सीएम साहब नजर आ रहे हैं, लेकिन बड़ी बात ये, क्या परिवार वाले जो हैं वो कुछ मांग करते हुए नजर आए? जो उनके परिवार के सदस्य थे, बड़े लोग थे, क्या वो सीएम साहब से कुछ मांग करते हुए नजर आए? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने कुछ कागजात रखे थे। हालांकि बिश्नोई समाज के लोग पहुंचे हुए थे, उन्होंने अपनी एक अलग मांग पत्र रखा, जबकि उनके परिजनों ने जो उनकी कोई समस्या थी या कोई जो एक विभागीय कार्रवाई होती है उसके दौरान कोई समस्या थी, वो सारी बातें मुख्यमंत्री के समक्ष रखी और मुख्यमंत्री ने तुरंत ही उनकी बातें सुनने के बाद जो अपना बात कही कि वे हरियाणा सरकार उनके साथ है, उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं आनी जाएगी और वो उनके यानी कि उनके परिवार के सदस्य की बात की। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। विनोद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े और धर्म नगरी के अंदर सीएम मनोहर लाल का दौरा और वहां पर शहीद डीएसपी को नमन करते हुए नजर आए हैं। तो
तो वही सोनाली फोगाट को लेकर अब सोनाली की हत्या के आखिर कितने राज हैं, इसको लेकर बात करेंगे। सोनाली फोगाट हत्याकांड मामले में एक अब नया मोड़ आता हुआ नजर आया। गोवा का एक सीसीटीवी फुटेज निकलकर दरअसल सामने आया है, जिसमें सोनाली फोगाट लड़खड़ाती हुई दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं पर उनका पीए सुधीर सांगवान सोनाली को संभालता हुआ वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और वीडियो हत्या वाली रात से ठीक पहले का बताया जा रहा है। कुछ और भी लोग सीसीटीवी के अंदर दिखाई दे रहे हैं और सीसीटीवी के आधार पर अब गोवा पुलिस आगे की जांच करती हुई भी नजर आ रही है। तो वहीं पर टिकटॉक स्टार और भारतीय जनता पार्टी की नेत्री सोनाली फोगाट पंचतत्व के अंदर विलीन हो गई हैं और हिसार के ऋषिनगर शमशान घाट के अंदर सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार हुआ। वहीं पर सोनाली की बेटी यशोधरा ने भी अपनी मां की अर्थी को कांधा दिया है और परिवार सोनाली की मौत के मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। सोनाली के अंतिम संस्कार के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता कुलदीप बिश्नोई भी पहुंचते हुए नजर आए और इस दौरान कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि सोनाली का जाना उनका व्यक्तिगत नुकसान है। कुलदीप ने मामले की सीबीआई जांच करने की मांग की है और ये कहा कि सरकार को देर होने से पहले ही मामले की जांच जो है वो सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। सोनाली जी के अकस्मात निधन का बहुत ही अफसोस है और आज देखिए किस प्रकार से उसका लोगों की उनके प्रति श्रद्धा थी, इतनी भारी भीड़ आज उनको श्रद्धांजलि देने यहाँ पर आई है। और इस दुख की घड़ी में मैं और मेरा परिवार पूरे तरीके से सोनाली जी के परिवार के साथ हैं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और परिवार को ये सदमा सहन करने की शक्ति दें। तो वहीं पर सोनाली फोगाट के भतीजे मनेंद्र फोगाट ने कहा है कि गोवा में आईजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ड्रग्स देने की बात कही है और सीसीटीवी फुटेज की बात कही गई। इस बात का शक उन्हें पहले से ही हो रहा था और सोनाली को ड्रग्स दिया गया। उन्होंने ये बताया है कि 13 कैमरे डिस्क वारे में लगे हुए थे और सभी की जांच होगी तो खुलासा होता हुआ जल्दी नजर आएगा। कैसे देखते हैं, मतलब जो वो तो ये तो सच्चाई है, ये तो हमने भी पता किया था अपने लेवल पे, तभी हम उसी बात पे दो दिन तक अड़े रहे कि इसके खिलाफ कार्रवाई हो। पहले एफआईआर दर्ज हो, फिर हम पोस्टमार्टम करवाएं, फिर बॉडी के अंदर जैसे जैसे वो डिजोल्व होता चला जाएगा जो भी नशीला पदार्थ था, इसलिए हमने फिर बॉडी का पोस्टमार्टम करवाना जरूरी समझा। जी। तो अब उसमें सीसीटीवी फुटेज भी कुछ सामने आई है। हाँ जी, वो तो आनी थी। 13 कैमरे क्लब के अंदर लगे हुए हैं, 13 से 14 कैमरे, जो सारी फुटेज जो डीवीआर सब चीज पुलिस ने वहां पे कलेक्ट किया हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने कहा आपको जो भी सीबीआई जांच और भी कोई मदद चाहिए हो, जो भी हो, मतलब हम देने को तैयार हैं। आप हमसे एप्लीकेशन दीजिए, जो भी आप मांगेंगे हम देने को तैयार हैं। आईजीपी गो। तो वहीं पर सोनाली फोगाट हत्याकांड मामले में अब आरोपी सुखविंदर सांगवान के परिजनों ने भी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और चरखी दादरी जिले के गांव मंदरौर के रहने वाले सुखविंदर सांगवान का भी नाम उसमें शामिल है। सोनाली की हत्या के मामले दरअसल निकलकर अब सामने आ रहे हैं और इस पर परिजनों का कहना है कि सुखविंदर आपराधिक प्रवृत्ति का शख्स नहीं है। सुखविंदर सांगवान सैनिक के परिवार से ताल्लुक रखता है और सुखविंदर सांगवान के पिता खेतीबाड़ी का काम किया करते हैं। सुखविंदर सांगवान के दादा सूबेदार मेजर से रिटायर हुए हैं और उनके चाचा जम्मू के राजौरी 2002 के अंदर शहादत पा चुके हैं। सुखविंदर के परिवार ने उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की है। जो भी उन्होंने मानी है बात, उसकी पूरी तरह से हमारी जांच की जाए। ऊंचे लेवल पे हमारी जो भी है, हम जांच की मांग करते हैं। हमें अभी तक भी इस बात का यकीन नहीं है कि सुखविंदर इस तरह का कोई काम कर सकता है, तो हम उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। दादा का, परदादा का, सरदादा का बहुत बढ़िया रहा है, लड़का बहुत बढ़िया है। यहाँ गांव में उसके कोई लाग लपेट नहीं है। यहाँ पूरा गुआंड में और गांव में किसी से भी पता करो आप, कोई भी मतलब लाग लपेट नहीं है उसने। तो कहते उल्टा सीधा काम नहीं करे, राई गयो, राई खेला कूदी को चाह तो बेटे छोटो सो काम करने लगे तो कोई बड़े गांव में कोई नहीं उगेड़ी, कोई नहीं मेरे बेटे ना चार बाड़ा को भाई कर को बेटा
हम तो जमींदार मानस से काम करे तो हमारे बेटे पाड़ फूड़ को काम करे तो कोई बड़े बेटे ही कभी शिकायत नहीं आई या बेटे मेरे को नहीं किसी ने फंसाया क्या करे हमारे बेटे साथी। इस खबर को लेकर हमारे संवाददाता उमेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, ये एक बड़ा जो है खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है। सोनाली हत्याकांड मामले की जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है उसको लेकर दर पदर ये नए खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। अब सुखविंदर का जो परिवार है वो भी न्याय की जांच की मांग करता हुआ नजर आ रहा है। जी, सुखविंदर के परिजनों का कहना है कि जो सुखविंदर है वो बिल्कुल सरल स्वभाव का जो व्यक्तित्व रहा शुरू से ही। परिजनों का भी कहना, साथ में ग्रामीणों का भी यही कहना है कि सुखविंदर है वो बिल्कुल प्रवृत्ति का है। उसके यानी कि वो जो संचालन है वो बिल्कुल सही है सुखविंदर का। बिल्कुल, लेकिन परिवार वाले साफ तौर पर कह रहे हैं कि वहां पर न्याय की जांच होनी चाहिए, लेकिन जो सोनाली फोगाट के जो परिवार वाले हैं वो कहीं ना कहीं शक की घड़ी से देखते हुए नजर आ रहे हैं। जी, सुखविंदर के परिजनों का कहना है कि उस पर जांच होनी चाहिए और जो मामला है उस पर निष्पक्ष जांच आके जो भी शामिल हो उसके ऊपर जो कार्रवाई होनी चाहिए। जी, लेकिन उमेश, अगर सीसीटीवी जो फुटेज जो वायरल हो रहा है उसमें सुखविंदर भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। ये परिजनों का कहना है कि जो है हम जो काफी दिन पहले बातचीत हुआ था और जो है ना अभी काफी दिनों से हमारी सुखविंदर से कोई बातचीत नहीं हुआ है। हमारे को बम्बई जाने के लिए कह के गया था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। हमारे संवाददाता उमेश जो है वो जुड़े। सुखविंदर का परिवार भी दरअसल अब न्याय की मांग करता हुआ नजर आ रहा है और वो साफ तौर पर ये कह रहा है कि सुखविंदर इस प्रवृत्ति का शख्स नहीं है। उसके जो परिवार के लोग हैं वो सेना में रह चुके हैं, उसके चाचा ने जो है वो शहादत दी है और तमाम लोग उसके परिवार से जो है वो देश सेवा में रहते आए हैं। अब परिवार वाले भी सुखविंदर की साफ तौर पर न्याय की मांग करते हुए नजर आ रहा है और उधर सोनाली फोगाट को लेकर भी सीबीआई जांच की सोनाली फोगाट के परिवार वाले मांग करते दिखाई दे रहे हैं। सोनाली फोगाट मर्डर को लेकर जो है कई खुलासे होते हुए नजर आए हैं। दरअसल अब गोवा के डीजीपी ने भी कई महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो रखी हैं। आईजी साहब ने भी वहां पर साफ तौर पर कहा है कि 2 आरोपियों को इसमें धारा के तहत नामजद किया गया है और दोनों के साथ पूछताछ लगातार की जा रही है, जिसमें सोनाली फोगाट का पीए और सुखविंदर दोनों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और पुलिस जो है वो आगे की तफ्तीश करती हुई, पूछताछ करती हुई दरअसल नजर आ रही है कि ये पूरा मामला जो है ये घटित कैसे हुआ है। क्योंकि एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो वायरल होती हुई नजर आ रही है जिसमें सोनाली फोगाट का पीए और सुखविंदर जो है उस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और उसी के आधार पर अब पुलिस आगे की कार्रवाई भी कर रही है। तो वहीं पर खबर है परिवार की मौत हुई है या फिर हत्या हुई। अंबाला के बवाना गांव के अंदर एक ही परिवार के 6 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई और इससे सनसनी फैलती हुई नजर आई, जिससे कोहराम आसपास के एरियो में मचता हुआ नजर आया। बताया यह भी जा रहा है कि पूरा परिवार रात को खाना खाकर सोया हुआ था, लेकिन सुबह सभी लोग मृत पाए गए। मृतकों के पड़ोसियों ने मीडिया से बात करते हुए ये बताया है कि जब उनके घर से किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला तो उन्होंने मृतक के रिश्तेदारों को सूचना दी और जब मृतकों के रिश्तेदारों ने कर देखा तो दरवाजा खोला तो वो तमाम लोग जो है मृत पड़े हुए थे। इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई और पुलिस शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा चुकी है और आगे की तफ्तीश करती हुई नजर आ रही है। घटना क्या, जिनकी बेटी का फोन आया था साइड में पड़ोसी के पास, नरेश कुमार है जी, तो भी मेरे मम्मी डैडी फोन नहीं उठा रहे हैं, तो भी जाके देखो क्या बात है। तो उन्होंने दरवाजा खड़काया, कोई नहीं बोला जी, खड़काया कोई नहीं बोला, तो वो मेरे पास आ गई, मेरा घर भी पास सामने है जी, दरवाजा नहीं खोल रहे, क्या बात है। तो वहां चलो देखते हैं जी, तो हमने भी खड़काया, खुला नहीं है। तो जैसे कि वहां सीढ़ी से ऊपर चढ़ के अंदर गया जी, मैं दरवाजा खोला तो दोनों बेड पे पड़े थे जी। इस मौके पहुंच गए और यहाँ आकर देखा तो एक ही परिवार के 6 लोग हैं, जिसमें मंगत राम जी है, उनकी पत्नी है संगत राम और उनकी पत्नी है और उनका बेटा सुखविंदर की वाइफ और 2 छोटे बच्चे हैं जो भी मृत हालत में है। और हमने सीना प्राइम टीम को बुलाया है अभी, और अभी आ जाएंगी, उसका पूरा मुलाजा करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो भी सच्चाई आएगी आपके सामने आपको बता देंगे।
ये अंबाला की आपको दरअसल खबर बता रहे हैं। एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत होने से आसपास के क्षेत्र में काफी सनसनी फैलती हुई नजर आई है और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। दरअसल जो पड़ोसी हैं वो ये बता रहे हैं कि 6 जो सदस्य थे परिवार के, वो खाना खाकर रात को तो सोए थे, लेकिन जब सुबह दरवाजा नहीं खुला और वहां पर किसी के आने जाने की आहट नहीं हुई तो लोगों को शंका होनी शुरू हुई और इसके बाद इनके रिश्तेदारों को जो है वो सूचना दी गई। रिश्तेदार मौके पर पहुंचे तो वहां पर देखा कि पति पत्नी के साथ उनके जो बच्चे हैं वो मृत पाए गए हैं और आगे की जानकारी के लिए पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस वहां पर पहुंचती हुई नजर आई, जिसके बाद पुलिस अब हर एक पहलू को देखती हुई नजर आ रही है। संदिग्ध हालत में यह मौत होना पुलिस के लिए भी एक बड़ा सवालिया निशान बनता हुआ नजर आ रहा है। अब पुलिस इस बात को लेकर तहकीकात करती हुई नजर आ रही है कि आखिर ये पूरा जो घटनाक्रम है ये किस तरह से घटित हुआ है और पुलिस मामले की जांच जो है वो शुरू कर चुकी है और साथ ही साथ पोस्टमार्टम करवाकर आगे की कार्रवाई पुलिस करती नजर आ रही है। इस तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पुलिस को जैसी सूचना दी गई पुलिस मौके पर पहुंचती हुई नजर आई और ये तस्वीरें देखिए, ये दोनों पति पत्नी थे और इनके जो बच्चे थे वो भी वहां पर मृत पाए गए और ये बड़ी घटना है क्योंकि 6 लोग एक ही परिवार के एक ही सदस्य के जो हैं वो मृत पाए गए हैं। तो वहीं पर लंपी वायरस को लेकर अब प्रशासन जो है काफी सख्त हो चुका है और लंपी वायरस के संक्रमण को लेकर करनाल के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था में पशुपालकों को न घबराने और अपील करते हुए पशुपालकों से कहा कि अपने जानवरों का खासा ध्यान रखें, किसी भी तरह से समस्या होने पर अपने नजदीक पशु चिकित्सक से संपर्क करें और संस्था में दूध के अंदर वायरस को लेकर एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि आम जनता को इससे घबराने की जरूरत नहीं है। साथ ही संस्थान के निदेशक डॉक्टर MS चौहान ने यह कहा कि लोगों को दूध उबालकर पीने की सलाह दी है और कहा कि 100 डिग्री सेल्सियस पर दूध उबालने के बाद उसमें वायरस का कोई भी खतरा नहीं रहता है। 2-3 दिन के उपचार के बाद ये पशु ठीक हो जाते हैं और इस बीमारी की वैक्सीन भी आ चुकी। उन्होंने आगे कहा कि गोटपॉक नामक वैक्सीन भी गौवंश की बीमारी में काफी कारगर सिद्ध हो रही है और इसके इस्तेमाल से संक्रमण का खतरा नहीं रहता। डॉक्टर चौहान ने बताया है कि लंपी त्वचा बीमारी से पशुओं में 2 या 3 दिन तक बुखार रहता है और उसके बाद नाक से पानी चलता रहता है। इन तमाम बातों को लेकर अब प्रशासन और जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी वो काफी सख्त होते हुए नजर आ रहा है क्योंकि लंपी वायरस से दूसरे जानवरों के ऊपर भी खासा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और पशुपालकों को इस बात की हिदायत दी जा रही है अगर कोई भी शख्स वहां पर पहुंचता है तो उसको भी सावधानी बरतनी होगी और जो संक्रमित जानवर हैं वो सही जानवरों से अलग रखने होंगे। जो लंपी स्किन डिजीज है वो हमारे जो गाय हैं उनमें देखा गया है और उसमें हम लोगों ने देखा है कि उसमें एक बाहर से एक फोड़े से हो जाते हैं जिसको और उसमें वो थोड़ा सा कई बार ये पकने लग जाते हैं और उसके साथ साथ हमारे जो जिसमें ये बीमारी हुई है वो 2-3 दिन उसको बुखार आता है। तो बुखार के कारण हमारे जानवर कई बार घास खाना छोड़ देते हैं, पानी पीना छोड़ देते हैं। कुछ डेयरी में हम बिल्कुल सफाई रख रहे हैं, 2 टाइम सफाई बिल्कुल डिटॉल से धोते हैं, जगह वगैरह भी वैक्सीन वगैरह सारी लगवा रखी है। वैसे आज अभी तक हमारे भगवान की दया से कुछ नहीं ऐसा, पशुओं से भी बिल्कुल ठीक है। वैसे दूध वैसे उबाल के पियो बेहतर है। जैसे जानवर है इनको थोड़ा सा घुमाओ फराओ, धूप में भी इनको थोड़ा सा बाहर की भी हवा लगे। देखो जी, हम डेयरी में साफ सफाई रखी हुई है, पूरी वैक्सीन हमने लगवा रखी है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। तो यही कहेंगे कि अपनी डेयरी में साफ सफाई रखो, जानवरों को वैक्सीन लगवाओ जिससे बीमारी नहीं आएगी। हाँ, उबाल के रखो, उबाल के पिलाओ दूध सबको। लक्ष्य लंपी वायरस जो है वो काफी ज्यादा चिंता का विषय बना हुआ है, लेकिन सब में ज्यादा चिंता का विषय ये कि जो पशुओं के अंदर से दूध जो निकलता है उसको पीने से कहीं इंसान इससे प्रभावित होता हुआ नजर ना आए। बिल्कुल, बात की जाए करनाल जिले की ही बात कर रहे हैं तो करनाल जिले में जो लंपी जो वायरस है वो कहीं ना कहीं अब रिकवरी की बात करें तो कहीं ना कहीं जो रिकवरी रेट है वो कहीं ना कहीं अब घटता हुआ जरूर नजर आ रहा है। बात की जाए रिकवरी रेट इस समय 98 के करीब जो इस समय जो है करनाल के अंदर रिकवरी रेट है। और बात की जाए जो मुख्य लक्षण है, चाहे जो एनडीआर के संस्थापक वो थे उन्होंने भी साफ तौर पर ये बताया है कि
जो इसके जो मुख्य लक्षण है, कहीं ना कहीं 2 से 3 दिन के लिए जो तेज बुखार आ जाता है और उसके बाद धीरे धीरे बुखार उतरता है और कहीं ना कहीं वो सूजन आता है और कहीं ना कहीं जो चटके हैं वो पशु के ऊपर आता है। और बात की जाए जिस तरीके से दूध की बात की जा रही, कहीं ना कहीं भ्रमित कुछ लोग हैं वो भ्रमित होते हुए नजर आ रहे हैं कि जिन पशुओं को ये वायरस है उसमें दूध में भी ये चीज आ सकती है। इस तरीके से जो अभी डॉक्टर ने उन्होंने साफ तौर पर बताया भी है कि जो जब हम दूध पीते हैं, जब हम घर में दूध लेकर आते हैं तो कहीं ना कहीं उसे उबाला भी जाता है, तो कहीं ना कहीं वो जब 100 डिग्री सेल्सियस पर हम उसको लेकर पहुंचते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो जो लक्षण है उसको खत्म हो जाते हैं, जो उसके अंदर जो वायरस है एंटीबायोटिक वो खत्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे डरने वाली वो चिंता की बात बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्य, इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। लक्ष्य करनाल से जुड़े हुए थे और बता रहे थे कि आखिर किस तरह से दूध को कितने सेंटीग्रेड के ऊपर डिग्री के ऊपर उबालना चाहिए और उससे जो वायरस का जो लक्षण है वो खत्म होता हुआ नजर आएगा। तो वहीं पर जमीन के लिए रिश्तों का कत्ल होता हुआ दरअसल नजर आया है। फरीदाबाद के ढाकुला गांव के अंदर एक भतीजे ने अपने चाचा की तेजधार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि चाचा और भतीजे के अंदर लाखों रुपए के लेन देन और जमीनी विवाद के चलते झगड़ा हो गया था, जिसमें गंभीर चोट लगने के चलते चाचा की मौत हो गई। मृतक के साले और ससुर के मुताबिक विक्रमादित्य का अपने भाई, भाभी और भतीजे से लाखों रुपए का लेन देन और जमीनी विवाद लगातार चल रहा था और इसी के चलते उनका झगड़ा बढ़ता गया। और जब वो अपने खेत पर काम करने के लिए गया तो वहां पर उसके भाई, भाभी और भतीजे से कहासुनी हो गई और इस दौरान विक्रमादित्य के भतीजे अभिषेक ने उसके सर के ऊपर तेजधार हथियार से हमला कर दिया, जिसके चलते विक्रमादित्य के सिर में काफी गंभीर चोट आई है और गंभीर चोट से वो घायल हो गया। इसके बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गए थे जहाँ पे वो रहता है अभिषेक, तो वहाँ पे इनके पापा और इनकी मम्मी और अभिषेक ये तीनों एक साथ बैठे थे और अपने भैया से, इससे चाचा से लड़ने लगे। तो जैसे ही आपस में गुत्था पहनना हो रहा था तो पीछे से अभिषेक ने कोई पहना तेजधार हथियार उनके सिर में मार दिया और उनकी वहीं पे मूर्छित होकर गिर गई। इस खबर को लेकर संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, ये फरीदाबाद की एक बड़ी और दर्दनाक खबर है, जहां पर एक भतीजे ने अपने चाचा को ही मौत के घाट उतार दिया। आखिर क्या है ये पूरा मामला? देखिए, मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हरियाणा पूरे देश में भाईचारे के लिए जाना जाता है। यहाँ पर जो अनजान लोग हैं, कई दूसरे प्रदेशों से आते हैं, उनका भी आदर सत्कार किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से आज ये मामला सामने आया है, ये बड़ा ही गंभीर मामला है, जहां पर एक भतीजा अपने सगे चाचा का कत्ल कर देता है और आरोप भतीजे के साथ में उनकी माता और उनके पिता पर भी लगता है। ये जो पर पैसों का लेन देन का मामला था, जमीन का आपस में बंटवारे का मामला था। जब कल दोनों पक्षों में आपस में कहासुनी हो गई, कहासुनी होने के बाद में भतीजे ने अपने ही चाचा के गले पर, गर्दन पर एक तेज धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन कहीं ना कहीं कर जब उनके ससुर और साले को जब पता लगा तो उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में की। पुलिस ने आकर जब तफ्तीश की तो जानकारी मिली कि ये लोग दाह संस्कार करने के लिए सबको लेके जा रहे थे, जिसको पुलिस ने रुकवा दिया और बीके की मोर्चरी में, बीके जो कि यहाँ का सरकारी अस्पताल है, उसकी मोर्चरी में रखवा दिया। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से फरीदाबाद में शहरीकरण बढ़ा है, यहाँ पर रिश्ते लगातार चकनाचूर होते जा रहे हैं, रिश्ते लगातार शर्मसार होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो ये मामला है, ये कहीं ना कहीं इंसानियत को भी शर्मसार करने वाला है। लेकिन संजय जी, अगर इस पूरे मामले की तफ्तीश से देखा जाए, क्या इससे पहले भी चाचा भतीजे या भाई भाई के अंदर विवाद होता हुआ नजर आ रहा था? पुलिस किस पहलू से इस पूरे घटनाक्रम को देख रही है? देखिए, बिल्कुल पुलिस का जो प्रथम दृष्टा ये मानना है कि बिल्कुल ये पैसों के लेन देन और जमीन के विवाद का ही मामला है, क्योंकि गांव वाले जो हैं बिल्कुल कैमरे के सामने आने के से तो साफ इंकार कर रहे हैं, लेकिन उनका दबी जुबान में कहना है कि हाँ, इनका आपस में पैसे के लेन देन का मामला था। और जो मृतक है उसके साले और ससुर का कहना है कि उनकी भी जानकारी में ये बात है कि ये पैसे के लेन देन और जमीन के बंटवारे का मामला था, जिसको लेकर कहासुनी इतनी बढ़ गई कि उसकी हत्या तक कर दी गई। जी बिल्कुल, ये हत्या के मामले को लेकर पुलिस ने किसी की गिरफ्तारी की है? कोई मुकदमा जो है अभी तक दर्ज हुआ है?
जी बिल्कुल, अगर मुकदमे की बात करें तो इसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जो एसएचओ है उनका वो हालांकि अभी ये बताने से इनकार कर रहे हैं कि इसमें कौन कौन गिरफ्तार हुआ है, लेकिन 2 से 3 आदमियों की इन्होंने गिरफ्तारी कर रखी है। उनसे लगातार पूछताछ जारी है। हमारे सूत्रों से आज ये जानकारी भी थी कि पुलिस पीआरओ है वो इस मामले हत्याकांड का खुलासा करेंगे, लेकिन अभी इस मामले में पुलिस ने कोई अपडेट नहीं दी है। तो इंतजार है कल का कि कल हो सकता है कि पुलिस सुबह इस मामले के इस हत्याकांड का खुलासा कर दे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय, आपसे इस खबर को लेकर अपडेट जो है वो लेते रहेंगे। दरअसल पुलिस जो है वो पूरे मामले की तफ्तीश करती हुई नजर आ रही है और जैसे कि हमारे सहयोगी संजय ने बताया, कल हो सकता है कि इस खबर को लेकर पुलिस कुछ अपडेट देती हुई नजर आए। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।